हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों, इंश्योरेंस की एक और भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL एओ ने 550 वैकेंसीज जारी की हैं। और आइए एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। राइट, 550 वैकेंसीज तो हैं, लेकिन वो वैकेंसीज आपका जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए है। राइट, वो जो वैकेंसीज हैं वो आपकी जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए है फॉर स्केल 1। ठीक है जी। जैसे यहां पर आप सभी वैकेंसीज को देख रहे होंगे, तो जो जर्नलिस्ट वाले ग्रुप में हैं, वो लोग ऑब्वियसली वो किसी भी स्ट्रीम से, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है ना, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हुई है उसको भर सकते हैं। लेकिन बाकी जो स्पेशलिस्ट है, जैसे रिस्क इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया, इनको किसी फील्ड में स्पेशलाइज होना होगा। जैसे ऑटोमोबाइल है तो बीटेक ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल से होना चाहिए। लीगल है तो लॉ रिलेटेड होना चाहिए। अकाउंट है तो आपका जो है वही बीकॉम एमकॉम राइट, इस तरह से जो है आपका होना चाहिए। एओ हेल्थ आईटी स्पेशलिस्ट है तो बीटेक आईटी होना चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट है तो एमबीए होना चाहिए। लाइक इस तरह से ये स्पेशलिस्ट वाला जो है मामला है। ठीक है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है जर्नलिस्ट। क्योंकि जर्नलिस्ट में क्या होगा, जर्नलिस्ट वाले जो बच्चे होंगे वो आप सभी जरा ध्यान से सुनना, ये टोटल वैकेंसीज उनके लिए 193 है। यहां वो मानकर चलें अपने आप को। राइट, यानी कि यहां पर आपको देखना होगा जर्नलिस्ट की 193 वैकेंसी है। वैसे ओवरऑल 550 तो है, लेकिन आप भी जानते हैं कि भाई यहां मोस्टली जितने भी बच्चे होंगे वो जर्नलिस्ट को लेकर होंगे। बाकी ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके बाकी स्पेशलिस्ट में नहीं हो सकते। जिन्होंने स्पेशलिस्ट कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ होगा, जैसे हो सकता है किसी ने MBA किया हो तो हो सकता है वो भर सकता है। बीटेक आईटी किया हो तो आईटी स्पेशलिस्ट वाले भर सकते हैं, ऑब्वियस है भर पाएंगे वो। ठीक है जी, चलिए। तो ये कब से, इसके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो गए हैं, ये एक बार जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इधर देख लेता हूँ, इधर तो कुछ नहीं, इधर वैकेंसीज के बारे में था। और इधर हम बात करें तो ये है आपका कब से, 7 अगस्त से इसके फॉर्म, यानी कि बीते कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 30 अगस्त 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो फेज फर्स्ट है 14 सितंबर। आप सोचिए ना, देखिए ना, मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैंने आपसे ये बोला था कि अगस्त से लेकर राइट, और दिसंबर जनवरी इवन फरवरी तक आप बिल्कुल पैक रहेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने अगर तैयारी अगर अपनी कर ली होगी ना, जिस भी स्टूडेंट ने तैयारी कर ली होगी, यकीन मानिए कि उसको कोई कहीं से कहीं तक भी कोई इश्यू नहीं होने वाला, किसी भी तरह से, किसी भी तरह का। ओके, तो 14 सितंबर है। आपको पता है अगस्त में आप सभी के SBI PO राइट आपको देखने को मिला, और उसके बाद फिर अब IBPS PO। देन उसके बाद आपका जो है सितंबर में आप देखोगे तो ये आपका NIACL हो जाएगा। फिर आपको बीच में OICL भी लगा हुआ होगा। फिर उसके साथ साथ फिर आपका SBI क्लर्क भी है। फिर अक्टूबर में IBPS क्लर्क में आ जाएंगे। फिर RRB में भी आ जाओगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक क्षण भी आप इधर उधर से नहीं सोच सकते। राइट, अच्छे से तैयार है तो बस मॉक एग्जाम दीजिए, मॉक दीजिए, घर आकर मॉक में लगे रहिए और वहां पर फिर आपको एग्जाम पे एग्जाम होंगे। मैं तो कहता हूं कि भाई जितने भी, चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे बैंक का हो, आप फॉर्म को भरिए। राइट, भले ही फीस जाती है, इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको ही, आपके लिए ही फायदा होता है। राइट, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठे ना, रियल फील तो एग्जाम हॉल में ही होता है कि किस तरह का प्रेशर है, किस तरह से हमारा वहां दिमाग काम कर रहा है, वो सारी चीजें आप वहीं फील कर पाते हैं। हम भले ही घर में कितना भी मॉक दे लें, लेकिन जो एक्चुअल जो रियल फील जो आता है वो एग्जाम हॉल के अंदर ही आता है। तो जो सच में प्रेशर फील होता है वो एग्जाम हॉल में ही, वो बच्चा ही समझ सकता है उस चीज को। हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि भाई पेपर तो बड़ा आसान आया, लेकिन ये तो बच्चा ही जानता है ना, क्योंकि उसने उस एग्जाम हॉल में बैठकर उस स्थिति को जो है भापा, चीजों को देखा है। ठीक है, चलिए। तो जो भी जितने भी आए हैं, चाहे वो अभी OICL का आया है, वो भी इंश्योरेंस रिलेटेड है, वो भी भरना चाहिए आपको। राइट, NIACL आया जर्नलिस्ट का वाला जो है, आपको ये भरना चाहिए जरूर। ठीक है, ये आपको भले ही मान लीजिए मैं कहता हूं आपका टारगेट SBI क्लर्क है, ये एग्जाम आपको ये सिखाकर चले जाएंगे भी कहा क्या नहीं करना था आपको एग्जाम के अंदर।
वही चीज वहां से सीखकर फिर आपको अपने टारगेट में वो चीजों को सुधारना होता है। मान लीजिए आप एसबीआई क्लर्क डायरेक्ट देने चले गए और आपके अंदर उस एग्जाम में वो गलतियां हो गई, तो बड़ा रोना होगा कि यार अब नेक्स्ट ईयर एसबीआई क्लर्क आएगा। लेकिन आपने इस तरह के एग्जाम दे दिए, एनआईएसएल हो गया, ओआईसीएल हो गया, तो वहां से अपनी गलतियों को पकड़कर सुधार कर फिर आप अपने टारगेट को सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए आपका होगा। बाकी ये बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस की जितनी भी भर्तियां हैं ये समझ लीजिए ये नेक्स्ट लेवल, ये आपके लिए बहुत बड़ी अवसर के रूप में होती है, क्योंकि इसमें एक तो कंपटीशन उतना लेवल का उतना नहीं होता बच्चों के अंदर, राइट, और वर्किंग बहुत अच्छी है, राइट, सैलरी एक अच्छी हैंडसम सैलरी होती है इसके अंदर भी। ठीक है जी। अब फेज सेकंड का जो एग्जाम है वो 29 अक्टूबर को है। आप सोचिए ना, सितंबर में प्री है और मेंस आपका, राइट, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो देखिए जर्नलिस्ट में उन्होंने साफ कहा है, जर्नलिस्ट वालों के लिए उन्होंने साफ कहा, और मेरा फोकस जर्नलिस्ट वालों के लिए ही होगा, राइट। अ कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, राइट, यानी कि ग्रेजुएट हो चल जाएगा, ओके, किसी भी डिसिप्लिन से, मतलब किसी से, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी किया हो, बीटेक, कुछ भी किया हो। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 55 मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, यानी 55% तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए होना चाहिए, और जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60% मार्क्स। बाकी ये स्पेस लिस्ट है, जैसे रिस्क है तो इंजीनियरिंग आपका, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक, किसी आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, किसी से भी हो वो चल जाएगा, मिनिमम 60% मार्क्स, ओके। ऑटोमोबाइल में आपका जो है यहाँ पर बीटेक, ऑटोमोबाइल से मैंने कहा था ना, ऑटोमोबाइल से होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ऐसा हो तो भी चल जाएगा। लीगल स्पेशलिस्ट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, ये भी आपका जो है बात हो जाएगी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये भी कोई इशू इसमें है नहीं। तो ये सब सारे के सारे क्या स्पेशलिस्ट वाले हैं, ओके, ये आपके स्पेशलिस्ट वाला मामला है। तो ये आपका इस तरह से राइट क्वालिफिकेशन का हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखो प्रोबेशन, गारंटी बॉन्ड, ये तो सब बाद की बातें हैं, पहले तो हमारे लिए प्री और मेंस ये सब है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जब बच्चा किसी एग्जाम को टारगेट कर रहा होता है तो एटलीस्ट उसकी पता होना चाहिए सैलरी वैलरी क्या हो सकती है। तो बेसिक पे देखो उन्होंने कहा है कि बेसिक पे 50,925 है, यानी कि आप ये समझ कर चलिए कम से कम 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिलेगी। और देखो उन्होंने कहा भी है, देख लो, 90,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं 90,000 मानकर चलिए, राइट, 90,000 आपको जो है मानकर ही चलिए, क्योंकि इनके तो मैक्सिमम सेंटर्स आपके जो हैं, जो इनके हेड ऑफिस हैं जो भी हैं, वो सब आपके बड़े बड़े जगहों पर ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अगर छोटे भी हैं तो आप ये मानिए 82-83 कहीं भी नहीं जाने वाले, ठीक है। बाकी सारी सुविधाएं इसमें हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्न बाय पीएफआरडीए, ग्रेजुएटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ओके, राइट। चलिए आगे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ये सब आपके जो है स्पेशलिस्ट वाले कोर्सेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस एनालिस्ट आपको दिया है, तो बैचलर्स, मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअल साइंस, डेटा साइंस, ये सब आपको दिया गया है, ओके। चलिए कंपनी सेक्रेटरी है तो ये आपका जो है ACS या FCS फ्रॉम ICSI एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ये सब होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअरियल है तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 60% मार्क्स, ये सब आपका जो है, राइट, ये सारी चीजें हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 आपको दिया गया है, ठीक है, राइट। और कह रहा है कि भाई 2 अगस्त 1995 से पहले ना हो और 1 अगस्त 2004 के बाद ना हो, ये सब आपका है। एज रिलैक्सेशन आपका सभी में सेम सा ही रहता है, जैसे OBC 3 साल है, SC ST 5 साल है, PWBD 10 साल है, एक्स सर्विसमैन आपका 5 साल, ये इस तरह से आपको एज में छूट आपको दी जाती है इसमें, ओके, राइट। चलिए आगे की अगर बात देखें इसमें और क्या है भाई इंपॉर्टेंट, इसमें देखिएगा जरा इधर ध्यान से, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ इसमें साझा कर रहा हूं, राइट। और आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आपको कौन सा भरना है। सिलेक्शन प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई AO के लिए क्या क्या है आपका। एक तो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के लिए एग्जाम पैटर्न आपका जो है वही सेम है जो आपका इनमें आपको देखने को मिलता है, जैसे SBI क्लर्क हो गया, लेकिन इस बार IBPS क्लर्क में तो आपको देखा ही होगा आपने किस तरह का ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन हाँ, SBI क्लर्क में आपका जो है सही है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। जैसे IBPS क्लर्क में भी आई थिंक आपका जो है
प्री का तो एटलीस्ट है ही, मेंस में ही तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला ही है, राइट। इंग्लिश वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो कितनी बड़ी बात है। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, राइट, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में तो आपको पैटर्न में मिला ही है, लेकिन सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं है, राइट। बिल्कुल इस चीज का अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। लोग अगर आपके दिमाग में भ्रम डाले भी ना, यार उसका तो बदल गया, बदला है तो पैटर्न बदला है, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, पैटर्न कुछ नहीं है, पैटर्न कुछ नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर दिए बस। एक बहुत सिंपल सी बात समझो, रीजनिंग में किसी में 30 आते, किसी में 35 आते तो 30 कर दिए, किसी में 35 है, जैसे आईबीपीएस पीओ में तो 35 से तो अब 40 नंबर का हो गया है वो। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेटेज वाला जो है वो डिफर किया है। सिलेबस लेवल अगर एओ है, जैसे एनआईएसएल एओ है, तो ये टक्कर कहां देगा, ये आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, लेकिन उससे एसबीआई पीओ से थोड़ा नीचे ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ लेवल तो वही रहेगा। अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो एनआईएसएल कुछ भी नहीं है आपके लिए, फिर सीधी सी बात है। या आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं तो एनआईएसएल एओ कुछ नहीं है आपके लिए, अगर जेन्युइनली उसको सही तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं, ये खुद ब खुद निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांट आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग तीनों के लिए 20-20 मिनट है, 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे, ओके जी। अगर इसके मेंस की पैटर्न की बात करें, ये तो मेंस की बात करें अगर हम, तो मेंस कह रहा है कि भाई 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का आपका जो है 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ओके। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुड बी 2.5 आवर, 2.5 घंटे का होगा, राइट। अभी देखो यहां पर मेंस में थोड़ा बदलाव होगा, जर्नलिस्ट के लिए ध्यान से देख लेना, जर्नलिस्ट वाले बच्चे, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट का ही दिखाऊंगा, स्पेशलिस्ट में तो आप सभी मुझे लगता है बहुत ना के बराबर होंगे, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नलिस्ट वाले बच्चे जो होंगे, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जर्नलिस्ट में रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का समय, इंग्लिश आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का टाइम, जी आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का टाइम, क्वांट आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का टाइम। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 40-40 80 80-40 120 और 30 150, यानी 150 मिनट का टाइम है, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है जी। और बाकी स्पेशलिस्ट में जैसे रीजनिंग सेम, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जो स्पेशलिस्ट वाले बच्चे हैं, राइट, स्पेशलिस्ट वाले जो बच्चे होंगे, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। लेकिन एक और पार्ट होगा, वो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, जैसे मैंने लॉ कर रखा है तो मेरे से लॉ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो 40 क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यहां भी 150 मिनट का टाइम है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सबके लिए होगा, 30 मिनट का रहेगा, 30 मिनट का 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 नंबर का लेटर राइटिंग और ऐसे 20 नंबर का, यानी कि इसका पुराना पैटर्न ही है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट इसका पुराने पैटर्न पे आधारित है, जैसा पहले आता था एसबीआई और इन सब में पहले आता था, राइट। चलिए, ये हमारे मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है जी। मेंस के एग्जाम पैटर्न हो चुका है ये वाला इस तरह का, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें इसकी, फेज थर्ड इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा, राइट, याद रखना प्री आपका क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, याद रखना मेंस का 75वां भाग, यानी कि जैसे आपको इसमें बांटता है मेंस प्लस इंटरव्यू, कैसे बांट देता है ये बांटता है मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू मेंस 200 नंबर का है तो उसका 75% तो आप निकाल लीजिएगा, ऐसे करके बनाएगा, मतलब इसमें से वो 75 बना देगा, 75 भाग, और बाकी इंटरव्यू का 25 भाग, ठीक है। यानी टोटल बना देगा इस 75-25 को 100 में से कैलकुलेट करेगा, राइट, 100 में से, आउट ऑफ 100 में से जो बनेगी आपकी मेरिट, 200 का इसका 75 वाला लेगा भाग, और वहां 100 में से 25 वाला भाग लेगा, ऐसे करके, ठीक है जी। ये आपका होगा, ठीक है। तो 3 फेज है, प्री मेंस और आपका इंटरव्यू। प्री आपका क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके जो है फाइनल सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे आपको, ओके। चलिए आगे और देख लेते, बाकी सारी चीजें ऐसे और ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, राइट। ये हमने यहां देख लिया इस तरह से इसको, और भाई एग्जाम पैटर्न हमारे लिए सबसे जरूरी होता है,
एग्जाम पैटर्न कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, बाकी फॉर्म की फीस ये सब उसके आसपास ही रहती है, ठीक है। जनरल उनको सबको देनी ही पड़ेगी। देखो जैसे ये है, जो आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 850 रुपये देने पड़ेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेकिन एससी एसटी को यहाँ देने होंगे, लेकिन केवल 100 रुपये देने होंगे, ठीक है, 100 रुपये देने होंगे, ध्यान रखना। ओके जी, ये आपकी एग्जाम फीस रहेगी। बाकी एस सच और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके जी, चलिए, बाकी एस सच और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो बाकी उतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप अभी इतना काम कर लीजिए, जर्नलिस्ट वाला पार्ट को आप फॉर्म भर लें जर्नलिस्ट के लिए, और ये बेहतर है, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत बेहतर है, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसीज कम है तो यार नहीं होगा, नहीं भाई, आप अपनी रिदम तो बनाए रखिए ना। आप अपनी तैयारी को जितना और बेहतर करते रहेंगे उतना फायदा होगा। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, बाकी अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा पूरी। जब भी एग्जाम हॉल में बैठे, एग्जाम देने बैठे, तो आप पूरी ताकत लगा दें। ये सोच के ना चले कि यार इसमें 70 कर लूं, इसमें 73 ना बाबा। आउट ऑफ 100 में से आप कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, भाई 100 में से 100 कर सकते हैं क्या, तो करिए ना, वो बात की चीज है। 60 हो पा रहे हैं तो 60 ही हो पाएंगे ना आप, जितना भी हो पाए 1 घंटे में, जैसे प्री में जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अपने छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, ठीक है। तो फॉर्म भर लीजिएगा, और अगर कोई फिर भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन कुछ अछूती रह गई हो, आपको कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। निश्चित तौर पर या तो आपका जवाब कमेंट में मिल जाएगा, या फिर हम अलग से उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।